हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, Q3 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग जंप्स 102%। देखो, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021। इस फाइनेंशियल ईयर में जो Q3 है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होएगा मार्च में। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होएगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो Q3 था, मतलब सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जंप हुआ है 102% तक। देखो, 2020-21 का जो Q3 है ना, उसमें 2085 नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमारी कोविड-19 की वजह से जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, और ऐसा बोला जा रहा था कि मार्च में जब से लॉकडाउन लगा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो वी आकार में नीचे, मतलब डायरेक्ट डाउनवर्ड होने लग गई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा और दोबारा से इकोनॉमी में बूस्टअप आया, तो इकोनॉमी अपवर्ड मूवमेंट होने लग गया था। मतलब वी आकार में हमारी इकोनॉमी ने अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट की है ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग और अन्य जो एरिया हैं उनमें हो रहा है। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखे हैं Q3 को लेकर के। 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके Q3 में 2085 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। और Q2 की तुलना की जाए अगर Q3 की तुलना की जाए अगर Q2 से, तो इन्वेस्टमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज और माइनिंग सेक्टर्स में। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अपवर्ड हुआ है। और इसके अलावा अगर Q3 में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं हो पाया है, जैसे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड भी आया है। कंपैरिजन किया गया है Q2 से। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा है, वो सबसे ज़्यादा दो राज्यों में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में 30% तक। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो नया प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं उनमें 30% की बढ़ोतरी हुई है। ये अमाउंट जो दे रखा है वो करोड़ में दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। हरियाणा के सीएम मिस्टर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी, वो करनाल के एक गांव में, करनाल वहाँ का जिला है हरियाणा में, वहाँ पर एक गांव का नाम है कैमला गांव में वो किसानों को संबोधित करने वाले थे। किसानों की उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसको किसान महापंचायत के नाम से बोला गया था। उसको एड्रेस करने वाले थे और जो भी नए फार्म लॉज बने हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो एडवांटेज है वो उनको बताने वाले थे। लेकिन फार्मर प्रोटेस्टर्स की एक भीड़ आई और उनकी जो भी सुविधा, जो भी उन्होंने वहाँ तैयारियां कर रखी थी, उनको उनमें सब में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। तो इस घटना के बाद में हरियाणा के सीएम ने एक बात बोली है कि ये किसान थे ही नहीं, किसान कभी लाठियों के साथ में नहीं आते। ये वो लोग हैं जो इस देश में दहशत और गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं और किसानों की आड़ में वो ऐसा काम कर रहे हैं। देखो, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो कोविड-19 की वजह से जो हमारे एजुकेशन है उस पर जो फर्क पड़ा है उसको लेकर के है। सबसे पहले हम एक सर्वे देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि कोविड-19 की वजह से इस साल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से 24 मिलियन स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हैं वो ड्रॉपिंग आउट हो जाएंगे, मतलब स्कूल का जो टाइम है उससे बाहर निकल जाएंगे, पढ़ने से वो दूर हो जाएंगे। ये डाटा निकाला है यूनाइटेड नेशंस ने, ये एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है यूनाइटेड नेशंस ने। अब इसके आधार पे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हर स्टेट्स को क्या दे दिया है, गाइडलाइंस देती है कि आपको हर स्टेट्स को डोर टू डोर सर्वे करना है। और उस डोर टू डोर सर्वे में क्या करना है कि 6 से 18 साल के बच्चे जो पढ़ने की एज के हैं, उन बच्चों का पता लगाना है कि कितने बच्चे किससे दूर हैं, स्टडी से दूर हो गए हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोविड-19 की वजह से लगभग 10 महीने तक बच्चे स्कूल से दूर रहे हैं। अब बच्चे स्कूल से दूर रहे हैं, हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पिछले 1-2 महीनों से स्कूलें खुलने लग गई हैं, लेकिन 10 महीने से बच्चे दूर रहे हैं
स्पेशली गरीब बच्चों की अगर बात की जाए ना, तो उनको स्टडी के साथ साथ में उनको मिड डे मील मिलता था स्कूल में, अब उनको मिड डे मील से भी दूर हो गए हैं। इसकी वजह से एक तो न्यूट्रिशन की कमी आई है, दूसरे लोगों के पास में एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए सुविधा ही नहीं थी। ज़्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन लिया इन 10 महीनों में, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनका तो एक्सेस ही नहीं हो पाया स्टडी की। यही कारण है कि अब उनका जो ड्रॉप आउट है स्कूल में, जो ड्रॉप आउट की जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा बोला है यूएन ने। तो उसी को ध्यान में रख करके हमारे जो स्टेट्स हैं वो डोर टू डोर सर्वे करेंगे, उन बच्चों का पता लगाएंगे 6 से 18 साल की एज के बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दी है या स्कूल छोड़ने की कगार पे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बात बोली है कि देखो सबको इक्वलिटी और इक्विटी के साथ में, मतलब सभी का राइट है, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन लेना, और सभी को ये मिले और इक्वलिटी में मिले, किसी के भी अधिकार का हनन ना हो इस पेंडेमिक की वजह से। इसी के लिए ये डोर टू डोर सर्वे करवाया जाएगा और इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। देखो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो एसओपी को लेकर के है। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपी जारी की है। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। क्यों? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। देखो 16 जनवरी से हमारे यहाँ पर इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है। अब उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से उसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जारी किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये ध्यान रखना है कि जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो सब सही ढंग से चल सके। इसमें क्या किया जाएगा? दिल्ली पुलिस ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है सभी डीसीपी को कि वो अपने अंडर आने वाले सभी एसएचओ को क्या करे? एजुकेट करे, और उनको जो भी ये गाइडलाइंस है, जो भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने के लिए जो भी एसओपी उनको दिया गया है उनको पढ़े और एक एक चीज को वो अच्छे से याद करे, अच्छे से समझे, और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडवर्स सिचुएशन आए तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो ऑफिसर्स हैं वो सबसे पहले इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में किसी एडवर्स सिचुएशन में सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे। किसके लिए किया जा रहा है? वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है 16 जनवरी से, उसके लिए तैयार किया जा रहा है पुलिस फोर्स को। अब देखो हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को, दोनों को अप्रूवल मिल गया। दोनों अपना काम करेंगे, वैक्सीन लगाई जाएगी लोगों को। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर मान लो आपने वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो उन सारे को जो भी नेसेसरी असिस्टेंस होगी ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। ये सब कुछ इसका ध्यान रखेंगे कि वैक्सीन लगाई गई, जब कितने लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कितने लोगों को और कुछ परेशानी हुई। इससे क्या होगा कि इम्यूनाइजेशन सेफ्टी को मॉनिटर करेंगे, जो भी अनसेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस है उसको करेक्ट करेंगे, और मतलब हेल्थ वैक्सीन की वजह से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर गिरेगा तो उसको कम करने में ये कोशिश करेंगे। देखो अगर मान लो वैक्सीन, देखो कोई भी वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, तो ये देखेंगे कि उसको कोल्ड चेन में मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो भी सैंपल लिए जाएंगे वॉलंटियर्स के, उन सैंपल्स को जब लैब तक पहुंचाया जाएगा तो उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इन सब का ध्यान रखा जाएगा इन ऑफिसर्स के द्वारा। मान लो कभी कुछ केस बनता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इनको एज ए एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। उनकी जो भी बातें होंगी उनको एज ए एविडेंस के रूप में रखा जाएगा। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है, 16 जनवरी से हमारे इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो रिपब्लिक डे को लेकर के है। रिपब्लिक डे में जो परेड होगी, कितने लोगों को रखा जाएगा उस परेड के समय में कि वो लाइव देख सके, इन सब को लेकर के दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में बातचीत हुई है, कल मीटिंग हुई, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। देखो हर साल जो परेड होती है वो लगभग 8 किलोमीटर की होती है। अब इस परेड को कम किया गया है, इस साल लगभग 3 किलोमीटर उसमें दूरी घटा दी गई है। अब परेड हर साल खत्म होती है लाल किले पर जाकर के, लेकिन अब नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी हमारी जो परेड है। और सिक्योरिटी की वजह से और कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए हर साल लगभग 1 लाख लोग लाइव देखने आते हैं इस परेड को, रिपब्लिक डे परेड को, लेकिन इस साल सिर्फ 25,000 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। 15 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा
जो झांकियां निकाली जाती है ना हर स्पेशल राज्य से रिलेटेड या और भी झांकियां, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले साल लगभग 28 झांकियां थी, लेकिन इस साल 32 झांकियां होंगी। अब जो ये मार्चिंग कंटिजेंट होगा उसमें भी लोगों की संख्या घटा दी है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 144 से 96 ही कर दी है। परेड होगी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा, दूरी जो है एक दूसरे के बीच में उनको बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ही इनकी जो संख्या है 144 से घटाकर कर दी गई है 96। एक मार्चिंग कंटिजेंट की बात है ये। तो और क्या क्या किया जा रहा है रिपब्लिक डे को लेकर के, 26 से 31 जनवरी तक क्या होता है, भारत पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। अब वो कहाँ किया जाता है, हमारे राजपथ के लॉन में सेलिब्रेट किया जाता है इसको। इसके ऊपर इसको बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है कि इस बार सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। हर साल जो 26 जनवरी को जो झांकियां निकाली जाती है उनको ले जाकर के रेड फोर्ट में रख दिया जाता है। एक सप्ताह का लोगों को टाइम दिया जाता है, लोग आकर उसको पब्लिक व्यू चलता रहता है। लेकिन इस साल रेड फोर्ट में नहीं रखी जाएंगी उनको, और रेड फोर्ट जो लाल किला है वो एक सप्ताह के लिए बंद रहता था इसी वजह से, लेकिन इस बार वो बंद नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होती है 29 जनवरी को लगभग, उसके ऊपर भी अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि उसको लेकर के क्या होगा। तो ये नेक्स्ट मीटिंग में डिसीजन किया जाएगा कि बाहरी जो विजिटर्स हैं उनको एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो देखो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है, वेनेडियम के सोर्स मिले हैं। अब ये वेनेडियम होता क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। देखो अरुणाचल प्रदेश को एक स्लीपिंग हाइड्रो पावर जायंट के रूप में माना जाता है, और अब ये इंडिया का वेनेडियम का सबसे मुख्य प्रोड्यूसर बन जाएगा। और ये वेनेडियम का यूज क्यों किया जाता है, ये हाई वैल्यू मेटल है ये वेनेडियम, और इसको यूज किया जाता है स्टील को और टाइटेनियम को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में वेनेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, पूछ लेंगे कि क्या भारत में इसके रिसोर्सेज हैं, क्या भारत में इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अभी देख लो, पहले नहीं किया जाता था, अब अरुणाचल प्रदेश में इसको किया जाने लगा है। और इसका यूज क्या किया जाता है, पूछ लेंगे क्या कोयले को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है क्या इसका यूज, नो, स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन करने के लिए वेनेडियम का यूज किया जाता है। ये काम किसने किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, ये एक्सप्लोरेशन उसी ने किया है। तो अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, 1851 में जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था उसी समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कारण क्या था कि हमारे यहाँ पर जो भी छुपे हुए भंडार हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका पता लगाने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में 84,000 टन वेनेडियम प्रोडक्ट होता है 2017 में, और उसमें से हमारे इंडिया ने 4% इंडिया उसका कंज्यूम करता है। चाइना प्रोड्यूस करता है 57%, पूरे वर्ल्ड का वेनेडियम जितना उत्पादित होता है उसका 57% चाइना में उत्पादित होता है, और उसका 44% इस मेटल का तो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। अब इसके जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसके जो डिपॉजिट हैं वो चाइना में है, रशिया में है और साउथ अफ्रीका में है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये हमें ध्यान रखनी है। ये कुछ डाटा ऐसी चीज है जिनको हम मेंस में, स्पेशली मेंस में आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं, या फिर देखो प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। प्रीलिम्स में डाटा दे दिया जाएगा कि मान लो ये पूछ लिया जाएगा कि चाइना 57% प्रोड्यूस करता है, उसका 44% इंडिया कंज्यूम करता है, तो ये बात गलत है। ये जो डाटा है वो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो वैक्सीन को लेकर के है। देखो वॉलंटियर्स को कोविन जो ऐप है उसके थ्रू वॉलंटियर्स को
कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई है। अब उस भारत बायोटेक ने कुछ वॉलंटियर्स को अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको बोला कि हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे। अब वॉलंटियर्स ये बात बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम वॉलंटियर्स हैं, हमारे ऊपर इसका यूज किया जाएगा, हमारे ऊपर इसका ट्रायल किया जाएगा। हमें तो ये बोला था कि लगभग 700 के लगभग आपको रुपए मिलेंगे और आपको ये वैक्सीन लगवानी है। तो देखो वॉलंटियर्स ने एक बात बोली है कि हम तो डार्क में हैं, हमें तो अंधेरे में रख के हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, पैसे की बात होके हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, कोई हमें ये नहीं बोला गया था कि आपके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है देखो वो नेपाल से लेकर के है। नेपाल के एक मिनट, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रदीप कुमार फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर प्रदीप कुमार गयावाली, वो इंडिया आएंगे 14 जनवरी को। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केपी ओली, उन्होंने एक बात बोली है कि देखो नेपाल जो है वो इक्वलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप चाहता है इंडिया के साथ में। इसको लेकर के डिस्कशन होगा हमारे बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ काला पानी जो टेरिटरी है उसको लेकर के कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखो यहाँ पर जो हमारा लद्दाख वाला यूटी है उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चाइनीज का जो डिप्लॉयमेंट एक बार हट गया था मई के बाद में, जब मई में हमारे यहाँ गालवान घाटी स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद में वहाँ के जो आर्मीज थे चाइना की उनको हटा लिया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो पेंगोंग लेक है उसके आसपास चाइना की जो सेना है उसके व्हीकल्स हैं वो काफ़ी उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। ये जो फोटो क्लिक की है वहाँ के लोकल लोगों ने की है। विंटर सेशन में वो लोग क्या करते हैं, इस एरिया में अपने पेंगोंग झील के पास वाले एरिया में अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जब उनको ये लगा कि इस एरिया में तो चाइना की जो आर्मी है उसका काफ़ी इंक्रोचमेंट इंक्रीज हुआ है, तो अपने एनिमल्स को इस एरिया में नहीं लेकर के जा सके। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में पेंगोंग झील के बारे में बात की गई है। देखो जो पेंगोंग झील है वो इंडिया और चाइना है उसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पेंगोंग झील जो है वो 5 छोटी झीलों से मिलकर बनी है और ये 5 छोटी झीलें एक दूसरे के थ्रू वाटर चैनल के थ्रू, जो नैरो वाटर चैनल है उसके थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो पेंगोंग झील है वो तिब्बत और लद्दाख वाला जो एरिया है उसमें फैली हुई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया गया था और अब हमारे जो एक मिनट, महेश जेठमलानी और पहले हमारे जो सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं उन्होंने एक बात बोली है कि अगर वन कंट्री वन इलेक्शन होता है तो हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखो हर 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। हमारे यहाँ पर कई राज्य हैं, उन राज्यों में सरकार चुनी जाती है। तो हर 5 साल के लिए जब सेंट्रल में गवर्नमेंट आ रही है, स्टेट में गवर्नमेंट आ रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में चुनाव चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ध्यान है स्पेशली वो हो जाता है चुनाव जीतने में। जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है कि लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करे, उस पर ध्यान ना दे करके गवर्नमेंट काम करती है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अब चुनाव जीतना होता है अन्य राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और अन्य स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी। तो वो जो भी योजनाएं चलाती हैं, जो भी स्कीम, जो भी प्लानिंग करते हैं, वो चुनाव जीतने के हिसाब से करते हैं, ना कि लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रख करके। एक तो प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो इंडिया की टाइम और मनी काफ़ी कंज्यूम होता है बार बार इलेक्शन कंडक्ट करवाने से। तो अगर साथ में इलेक्शन होंगे तो हमारे जो मनी है स्पेशली और जो टाइम है वो काफ़ी सेव होगा। और जो बार बार जो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी जो स्कीम्स का सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वो नहीं होगा। और 5 साल के लिए गवर्नमेंट को जो चुना जाता है उसका यूज होगा कि वो जो पीपल्स हैं, हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके वेलफेयर के लिए ही काम करे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, थैंक यू।